मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है राज्य का विकास। राज्य का विकास अर्थात आज हम जिस रूप में राज्य को देखते हैं वह एकाएक ऐसा राज्य हमारे सामने उपस्थित हो गया है, ऐसी बात नहीं है। इसका विकास हुआ है, ये इतिहास के अनेक बहुत लंबे कालक्रम में इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इसके विकास को हम विभिन्न अवस्थाओं में बांट करके अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले है आदि राज्य, उसके बाद है प्राच्य या पूर्वी राज्य, फिर है यूनानी राज्य, फिर रोमन साम्राज्य, सामंतवादी राज्य, और उसके बाद ये आधुनिक राष्ट्रीय राज्य की जो अवस्था है वो सामने आती है। इसकी अवस्था यहीं तक रुकती नहीं है, यानी इस विद्वानों की परिकल्पना इससे भी आगे की है कि जिस तरह से अतीत में राज्य का विकास होता रहा है या आगे भी होता रहेगा, और संभव है कि यह आधुनिक जो राष्ट्रीय राज्य का स्वरूप है उससे आगे बढ़कर यह एक विश्व संघ में परिणत हो जाए। आजकल जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण की बात करते हैं, संचार क्रांति ने सारी दुनिया को एक गांव बना दिया है, यह उसी परिकल्पना को पुष्ट करता है कि आज संपूर्ण पृथ्वी एक राज्य के रूप में, एक गांव के रूप में, एक संघ के रूप में बन गई है। इसको हम वैश्विक गांव भी कह सकते हैं, ग्लोबल विलेज भी कह सकते हैं, विश्व संघ भी कहते हैं, अनेक तरह के नाम देते हैं। राज्य के विकास की अनेक अवस्थाओं में आज हम चर्चा करेंगे यूनानी नगर राज्य की। राजनीति शास्त्र के शिक्षक होने के नाते हम जब कभी राजनीतिक के किसी भी विषय का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यूनान पहुंचते हैं, प्लेटो, अरस्तु के पास जाते हैं और फिर उनके व्यूज़, उस समय की स्थिति जानने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि राजनीति शब्द की जो शुरुआत है वह शुरुआत भी, उस शुरुआत के मूल में भी यूनान है। यूनान में छोटे छोटे नगर राज्यों का प्रचलन था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इन सभी छोटे छोटे नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। इनके बारे में ही अरस्तु ने एक किताब लिखी जिसका नाम रखा पॉलिटिक्स, और इसी पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण राजनीति शब्द है। तो यूनान ये राज्य के विकास की तीसरी महत्वपूर्ण अवस्था है। यूनानी सभ्यता का विकास हालांकि देर से हुआ। सबसे पहले पूर्वी सभ्यता का विकास हुआ, पूर्व के देशों में सभ्यता का विकास पहले हुआ, फिर यूनान में हुआ। लेकिन जब यूनान में एक बार सभ्यता का विकास हो गया
तो जिससे आज इसने काफ़ी गति पकड़ ली या काफ़ी तीव्रता से हुआ। यूनान की जो भौगोलिक परिस्थिति है वह भी कुछ ऐसी है कि वह राज्य के लिए राजनीतिक अधिकार के प्रयोग के लिए बहुत उचित है। इसके अलावा यूनानी लोगों का धर्म तथा जीवन के संबंध में दृष्टिकोण प्राकृतिक था, प्रकृति से ज़्यादा वो जुड़े हुए थे और इसलिए उनके उन्नति के मार्ग में कोई बाधा नहीं आई। यूनानियों ने अपने स्वावलंबी और स्वशासित नगर राज्यों में कई प्रकार के राजनीतिक संगठनों को विकसित किया। इन सभी समाजों में विकास के तत्व निहित थे, लेकिन इनमें स्पार्टा बराबर रूढ़िवाद का केंद्र बना रहा और अन्य नगर राज्यों में राजनीतिक विकास का जो क्रम था वह खास करके राजतंत्र से कुलीन तंत्र में बदला और कुलीन तंत्र से निरंकुश तंत्र में और फिर प्रजातंत्र में। ऐसे ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था तो उस समय यूनान में प्रजातंत्र ही प्रचलित था और इसलिए प्लेटो के मन में प्रजातंत्र के प्रति गहरे अविश्वास पैदा हो गया। प्लेटो ने अनुभव किया कि उसके गुरु के साथ न्याय नहीं हुआ और फिर न्याय की खोज में प्लेटो ने आदर्श शासक की अवधारणा को प्रस्तुत किया। यूनानी नागरिक अपने राज्य के प्रति बहुत वफादार होते थे। नगर के सार्वजनिक जीवन में भाग लेना उनका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता था। नागरिकता एक कर्तव्य के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में उस समय प्रचलित थी। यूनानी लोग नगर को एक नैतिक संस्था मानते थे और उस समय जो नगर था वो सामाजिक जीवन की सभी ज़रूरतों को पूरा करता था। यूनानियों के जीवन का दृष्टिकोण प्रारंभ से लेकर अंत तक सामाजिक रहा है। उनका विश्वास था कि नगर से बाहर रहकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हालांकि यूनान के नगर राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर थे, फिर भी उनमें बहुत सारी कमियां थीं। जैसे सबसे पहले तो इसमें दास प्रथा प्रचलित था। हम अरस्तु के बारे में जानते हैं, अरस्तु ने अनेक तर्क दिए हैं दास प्रथा के पक्ष में और वो मानते थे कि कुछ लोग दास बनने के योग्य ही होते हैं प्राकृतिक रूप से और कुछ लोग स्वामी बनने के योग्य होते हैं और इसलिए वो कहते हैं कि दास प्रथा उचित है, इससे दासों का भी आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है और वो तर्क देते हैं कि दास प्रथा उचित है, जो कि बहुत बड़ी बुराई थी। आज दास प्रथा को बहुत ही बुरा माना जाता है। दूसरा, स्थानीय प्रेम से परिपूर्ण इन नगर राज्यों में राष्ट्रीय भावना का पूर्ण रूप से अभाव था। यानी लोगों में स्थानीयता का भाव तो था, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो पाया। उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो पाया, जिससे वो राजनीतिक दृष्टि से एक सूत्र में नहीं बच सके। इससे नगर राज्य कमज़ोर हो गए, इनका संघ जो है ढीला ढाला रहा और ये आगे सरवाइव नहीं कर सके। नगरों की सीमा में बंधे रहने के कारण लोगों में दूसरे नगरों और शेष दुनिया के प्रति उपेक्षा का भाव था, निषेधात्मक भावना थी। यानी
अपने आप में संतुष्ट रहते थे, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए थे। साथ ही साथ जो कई तरह के युद्ध हुए, इन युद्धों ने इन नगर राज्यों की शक्ति को नष्ट कर दिया। ईरान की शक्ति धीरे धीरे कम हो गई और एक दिन बड़ी आसानी से मकदूनिया और रोम का उस पर अधिकार हो गया। यूनानी नगर राज्य के समकालीन ही वैदिक कालीन गणराज्य थे। हम खास करके भारत में जो जानते हैं कि लिच्छवी गणराज्य के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें भारत के लिए एक हम गर्व से आज याद करते हैं कि भारत में प्रथम गणराज्य था। ये कहा जाता है कि जिन दिनों यूनान में नगर राज्य थे, उन्हीं दिनों भारत में भी ये गणराज्य ये पाए जाते थे। वैदिक कालीन गणराज्यों के संबंध में यद्यपि नगर राज्यों के समान विस्तृत विवरण प्राप्त नहीं है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि इन गणराज्यों की शासन प्रणाली सब जगह एक जैसी नहीं थी। ये गणराज्य दो तरह के थे। प्रथम प्रकार के गणराज्य में गण के सब नागरिक राज्य की शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से भाग लेते थे। वे राज्य कार्य का संचालन और गणमुख का निर्वाचन करते थे। दूसरे प्रकार के गणराज्य वे थे जिनमें प्रमुख परिवारों के मुखिया सामूहिक रूप से राज्य कार्य का संचालन करते थे। इन गणराज्यों का सबसे प्रमुख दोष उनकी निर्बलता थी और इस कारण जैसे यूनान